हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री के प्रथम प्रश्न पत्र, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज, यानी स्टेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री। ये नए पाठ्यक्रम के आधार पर, इनके राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 पर आधारित हम नए सिलेबस के आधार पर ही इसको हम अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, इन सभी को हमने एक एक वीडियो में एक एक यूनिट को कंप्लीट डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे, आपको सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में बहुत ही व्यवस्थित क्रम में देखने को मिल जाएगी। ऊपर देखेंगे तो आपको फर्स्ट पेपर से संबंधित सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और नीचे जाएंगे तो आपको सेकंड पेपर से संबंधित, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर से संबंधित जितनी वीडियोस है वो, यानी कि उनकी भी वीडियो आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 को। ठीक है, तो यूनिट 8 में पढ़ना क्या है? श्रेणी संगठन के विषय में पढ़ना है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य के विषय में पढ़ना है। व्यापारिक मार्ग क्या है और व्यापारिक केंद्र जो है, इनके विषय में हमें डिटेल में अध्ययन करना है। आप निश्चित तौर पे अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप, यानी कि आपके एग्जाम में जो भी इससे प्रश्न एक तरीके से बनेंगे, उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी टुडे का लोगो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में यूनिट नंबर 8 को, यानी कि श्रेणी संगठन, गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके विषय में हमें डिटेल में पढ़ना है। श्रेणी क्या है इसके विषय में पढ़ने, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं। प्राचीन भारत में एक विशेष प्रकार का व्यापारिक और कारीगर संगठन था। यह संगठन एक ही व्यापार या शिल्प से जुड़े लोगों का एक समूह होता था। क्या होता था? एक ऐसे संगठन, एक समूह होता था जहां पर कारीगर, शिल्प, यानी कि एक ही तरीके के संगठन से जुड़े होते थे, जो एक दूसरे के साथ सहयोग करते थे और अपने हितों की रक्षा करते थे। यानी कि एक ऐसा संगठन बनाया जो एक दूसरे के सहयोग और एक दूसरों की रक्षा करते थे। ऐसा संगठन जो कि व्यापारिक के आधार पर व्यापारिक और कारीगर संगठन था। ठीक है, आगे हम और देखेंगे डिटेल, आप निश्चित हो जाएगा, क्योंकि हम इतना डिटेल्स और इतना बहुत ही बेहतर तरीके से इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं श्रेणी संगठन की विशेषताएं क्या है, इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। तो श्रेणी संगठन में सबसे पहली विशेषता है व्यापार और शिल्प का एकीकरण। ठीक है, व्यापार और शिल्प का एकीकरण, इसके विषय में देखते हैं। एक श्रेणी में आमतौर एक ही प्रकार का व्यापार होता है या फिर शिल्प करने वाले लोग शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि सुनार है तो सुनार का ही काम होगा, बुनकर है तो बुनकर का संगठन होगा, व्यापारी है तो व्यापारी। इस तरीके से एक एक संगठन होता था पहले प्राचीन भारत में। तो लोग इकट्ठा होकर, मतलब कि उस व्यापार को एक संगठन के रूप में एकजुट होकर उसको व्यापार किया करते थे। ठीक है, सहकारी प्रयास अगर देखा जाए, सहकारी प्रयास, तो श्रेणियां अपने सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती थी, जैसे कि कच्चे माल की खरीद करते थे, तैयार उत्पादकों का बिक्री और गुणवत्ता नियंत्रण, ये सारी चीजें श्रेणी संगठन के हाथ में थी। वे जो भी पदार्थ आते थे कच्चे माल को, उसको तैयार करते थे, उसकी खरीद करते थे, साथ ही साथ तैयार उत्पादक की बिक्री करते थे, और गुणवत्ता जो होती है, क्वालिटी में सारा नियंत्रण इन्हीं लोगों के पास था। ठीक है, आगे हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा। श्रेणियां अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। ये श्रेणियां अपने समाज के उस संगठन के लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेती थी, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु के मामले में आर्थिक सहायता। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस श्रेणी संगठन के अंतर्गत आती थी। उनके सदस्यों को कोई दिक्कत होती थी तो उनकी एक तरीके से मदद की जाती थी उस संगठन के माध्यम से। नियम और विनिमय क्या थे इसके विषय में? प्रत्येक श्रेणी के अपने नियम और विनिमय होते थे। ठीक है, हर एक श्रेणी के कोई ना कोई नियम और विनिमय होते थे। जैसे कि सुनार है तो उसका उस श्रेणी का अलग नियम होगा। तो हर तरीके, मतलब कि जितने भी संगठन थे, जो भी श्रेणी संगठन था, उसके नियम और कानून थे जो व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रण करते थे, जो कि उस व्यापारिक गतिविधि को नियंत्रण करते थे और सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगठन अगर टूट गया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। तो इसलिए एक तरीके से अनुशासन, नियंत्रण, सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है संगठन में। ठीक है, आगे हम देखते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा में देखें तो सामाजिक प्रतिष्ठा में श्रेणियां अपने सदस्यों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करती थी। ये बहुत जरूरी है, और समाज में उनकी पहचान को मजबूत करती थी। तो एक तरीके से समाज में एक प्रतिष्ठा होती थी कि जो भी उस संगठन में काम कर रहे हैं उसकी एक तरीके से प्रतिष्ठा होती थी, सम्मान होता था। ठीक है, तो उसकी एक तरीके से मजबूती भी होती थी उसकी पहचान में। आगे हम देखते हैं श्रेणी संगठन के कार्य। श्रेणी संगठन के कार्य क्या कहते हैं?
गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि क्वालिटी पर नियंत्रण रखना, कंट्रोल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वालिटीज जो इसके कार्य हैं, फंडामेंटल जो कार्य हैं उसको देखते हैं। तो श्रेणियां जो हैं, श्रेणियां अपनी उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाती थी और उनका पालन करवाती थी। तो जो भी श्रेणी संगठन है वो अपने संगठन के मध्य जो कई सारे कानून बनाती थी और उन्हीं का एक तरीके से पालन करवाती थी अपने सदस्यों के लोग। व्यापारिक गतिविधियों का नियमन एक तरीके से, तो व्यापारिक जो गतिविधियां होती थी उनको उनका नियमन एक तरीके से इसके अंतर्गत देखते हैं। श्रेणी व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करती थी। जो व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं, कौन कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, किस क्वालिटी में आ रहा है, सारी चीजें, कीमतें क्या है, उसका वजन क्या है, सारी चीजों को एक तरीके से मेजरमेंट वगैरह सारी चीजें उनके ही हाथ में, उनके ही गतिविधियों पर नियंत्रण रहता था श्रेणी संगठन के हाथों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आगे हम देखते हैं सदस्यों के हितों की रक्षा, यानी कि जितने भी उस संगठन के सदस्य हैं उनकी रक्षा करना इनका मुख्य कार्य ये सभी थे। ठीक है, तो श्रेणियां अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करती थी, जैसे कि सरकार से उचित नीतियों की मांग करना और प्रतिस्पर्धा से बचाना, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक तरीके से श्रेणियों मतलब कि उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। सरकार के उचित नीतियों की मांग करना सरकार से, ये सारी चीजें उस संगठन के हाथ में थी। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ये कार्य में। आगे देखते हैं सामाजिक कार्यों में योगदान देना। श्रेणियां जो है ना सामाजिक कार्यों में भी योगदान देती थी। सामाजिक कार्य जैसे कि मंदिरों का निर्माण हुआ, कुओं का खोदना हुआ, गरीबों की मदद करना, इन सभी में श्रेणी संगठन जो है हेल्प करती थी, मदद करती थी किसी ना किसी रूप में। कहीं मंदिरों का निर्माण हो रहा है तो वहीं पैसों के माध्यम से, श्रम के माध्यम से, जिस भी तरीके से हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं वो संगठन उसकी मदद करता था, सामाजिक कार्यों में योगदान देता था। आगे देखते हैं आर्थिक भी कार्य होते हैं इसके, धार्मिक कार्यों में और जन कल्याण के कार्यों में भी मदद करता है। इसके प्रमुख कार्य हैं न्यायिक कार्य, न्याय दिलाना, वैधानिक कार्य, संवैधानिक, सैनिक कार्य, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं श्रेणी संगठन का महत्व क्या है। ठीक है, श्रेणी संगठन जो है उसका महत्व क्या है, तो श्रेणी संगठन प्राचीन भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थे। क्यों जरूरी थे इसके विषय में देखें तो श्रेणी जो संगठन है प्राचीन भारत में, हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के ही विषय में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही था प्राचीन भारत में राज्य अर्थव्यवस्था एवं इस इनके पेपर का जो नाम था। ठीक है, तो प्राचीन भारत में किस तरीके से उस समय की स्थिति थी, यही सारी चीजें। तो श्रेणी संगठन जो था उस समय ये बहुत ही मुख्य रूप था इनके व्यापारिक मार्ग में, व्यापार के माध्यम से। तो श्रेणी संगठन प्राचीन भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने व्यापार और उद्योग को संगठित करने में मदद की, साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित किया। ऐसा नहीं कि बेकार क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट हम बेच सकें, यानी कि अपनी क्वालिटी पर यानी कि पूरा नियंत्रण करते थे, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार करें। और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। तो समाज में ऐसा ना हो कि कहीं एक अखंड मतलब कि टूट जाए समाज, तो एकता को बल दिया गया उस समय। ठीक है, ये चीजें। आगे हम देखते हैं श्रेणी संगठन का विकास कैसे हुआ, इसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, श्रेणी संगठन का विकास। श्रेणी संगठन प्राचीन भारत में व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठित समूह था। ठीक है, क्या था, एक संगठित समूह था। कब, प्राचीन भारत में व्यापारियों और कारीगरों का एक तरीके से संगठित मतलब कि एक संगठित समूह था, जिसे श्रेणी संगठन कहा गया। इन संगठनों ने प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने उद्योग और व्यापार के जगत में बहुत ही मदद की है। ठीक है, इन संगठनों ने प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए श्रेणी संगठन के विकास के बारे में एक विस्तृत नजर डालते हैं। ठीक है, एक डिटेल में पढ़ते हैं और भी मतलब कि बेहतरीन तरीके से और अच्छे से पढ़ते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आगे और पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आते जाएंगे। तो श्रेणी संगठनों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके विषय में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैदिक काल के संकेत। ठीक है, वैदिक काल में ऐसा पता चलता है कि वैदिक काल के ग्रंथों में गढ़ और व्रात शब्दों का प्रयोग व्यापारिक संगठनों के लिए हुआ है। ठीक है, उस समय से यानी कि श्रेणी संगठन जैसे इन लोगों का एक साक्ष्य मिलता है, संकेत मिलता है। हालांकि इनका श्रेणियों से सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है, लेकिन साक्ष्य मिले जरूर है थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे और जैसे जाएंगे तो और साक्ष्य मिलते चले जाएंगे। महाजनपद काल हम देखते हैं। महाजनपद काल में व्यापार का विकास हुआ और व्यापारियों के संगठन भी मजबूत हुए। इस काल में श्रेणियों के विकास के जो प्रमाण मिलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काल में श्रेणियों के विकास के प्रमुख प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मौर्य काल आगे देखते हैं।
मौर्य काल, इसमें भी देखते हैं। तो मौर्य काल के समय क्या था श्रेणी संगठन के विषय में, तो मौर्य काल में श्रेणियों का संगठन और मजबूत हुआ, यानी कि उस समय व्यापारी, क्योंकि व्यापार तो होता था ही, तो श्रेणियों का संगठन और मजबूत हुआ। और अशोक के शिलालेखों में व्यापारियों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें साक्ष्य के रूप में उत्पत्ति के विषय में ही महत्वपूर्ण है। गुप्त काल हम देखें तो गुप्त काल में श्रेणियां अपने चरम पर थी, यानी कि अपने उच्चतर स्तर पर थी। इस काल में श्रेणियों के अपने अपने नियम कानून संस्थाएं थी, अपने नियम और कानून और संस्थाएं थी, और उन्हीं के आधार पर श्रेणियां संगठन चलती थी। श्रेणी संगठन का स्वरूप कैसा था, इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। श्रेणी संगठन का स्वरूप कैसे था, तो देखिए सबसे पहले संगठन देखते हैं। श्रेणी संगठन देखते हैं तो श्रेणियां व्यापार या शिल्प के आधार पर बनी होती थी। किसके आधार पर, व्यापार जो करते थे, ट्रेड वगैरह, शिल्प के आधार पर ही बनी होती थी। प्रत्येक श्रेणी का एक अध्यक्ष होता था, यानी कि उस श्रेणी का कोई ना कोई एक अध्यक्ष होता था, और वही जिसे सेठ या जेठ कहा जाता था, जिसे सेठ यानी कि सारा कंट्रोल करता था श्रेणी, ताकि कोई अनुशासन बना रहे, नियम कानून पालन होते रहे, और बेहतर तरीके से वो श्रेणी संगठन जो है बेहतर तरीके से अपना कार्य करे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे हम देखते हैं कार्य के विषय में। कार्य, तो श्रेणी संगठन का नियमन, गुणवत्ता नियंत्रण, शिक्षा, प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, विवाद निपटारा, सामाजिक कार्य, व्यापारिक संपर्क जैसे कार्य करती थी। इससे पहले भी हमने कार्य बताए थे, और थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट्स में सारी चीजों को कवर करते हुए, यानी कि सामाजिक जो कार्य, यानी कि एक तरीके से श्रेणी संगठन के जो कार्य हैं समाज में, श्रेणी व्यापार यानी कि श्रेणियां जो है व्यापार का नियमन करती हैं, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी नियंत्रण करती हैं, शिक्षा एजुकेशन पर ध्यान देती हैं, प्रशिक्षण संस्थान जो है, सामाजिक सुरक्षा, विवाद निपटान यानी कि न्याय दिलाना, सामाजिक कार्य, व्यापारिक संपर्क जैसे कार्य करती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आगे देखते हैं समाज में स्थान क्या था श्रेणी संगठन का, तो श्रेणियां समाज में एक सम्मानित स्थान रखती थी। व्यापारी और कारीगर श्रेणियों के सदस्य होने पर गर्व महसूस करते थे। जैसा कि पहले ही बताया था कि उनको समाज में एक प्रतिष्ठा प्रदान होती थी इस श्रेणी से जुड़ने पर। तो ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि इसकी एक स्थान था समाज में, तो एक तरीके से मतलब देखें तो गर्व महसूस होता था इस संगठन से जुड़ने पर। तो श्रेणियां समाज में एक सम्मानित स्थान रखती थी। व्यापारी और कारीगर श्रेणियों के सदस्य होने पर गर्व महसूस करते थे। आगे हम देखते हैं श्रेणी संगठन जो है का पतन कैसे हो गया, आखिर यह अब क्यों नहीं होता, श्रेणी संगठन का पतन कैसे हुआ, कब हुआ, सारी चीजों के विषय में अब हम देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कैसे कैसे श्रेणी संगठन का उत्पन्न हुआ, श्रेणी संगठन के कार्य क्या है, श्रेणी संगठन है क्या, समाज में इसकी कैसी स्थान है, क्या इसको लेकर भ्रम है, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब हम देखते हैं श्रेणी संगठन का पतन कैसे हुआ। ठीक है, इसके विषय में तो मुगल काल जो है, मुगल काल में केंद्रीकृत शासन के कारण श्रेणियों का स्वायत्तता कम हो गई, यानी कि जो एक तरीके से मुगल काल जो था, मुगल पीरियड जो था, उस समय केंद्रीकृत शासन के कारण श्रेणियों का स्वामित्व कम होने लगा, क्योंकि वो मुगल काल में जो मुगल लोग आए थे वो अपनी सत्ता स्थापित करने लगे, तो इनके पास उतना स्वायत्तता नहीं रह गई। धीरे धीरे फिर अंग्रेजी शासक आए, तब तो फिर और ही दिक्कत हो गई। अंग्रेजी शासन के साथ श्रेणियों का पूरी तरह से पतन हो गया, पूरी तरह से समझो पतन कर दिया इस संगठन का। औद्योगिक क्रांति और बाजार अर्थव्यवस्था के विकास ने श्रेणियों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा, पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि औद्योगिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस क्रांति के कारण, ये आपसे पूछा जा सकता है कि श्रेणी संगठनों का पतन किस कारण से हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति और बाजार अर्थव्यवस्था के विकास ने ही श्रेणी संगठनों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, फिर वो उभर नहीं पाए। तो श्रेणी संगठन, अब हम देखते हैं श्रेणी संगठन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था, यानी कि उसमें महत्व इसका क्या था, तो अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान था। श्रेणियों ने प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय की जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया था वो श्रेणी संगठनों का महत्वपूर्ण उसमें योगदान था। सामाजिक जीवन देखा जाए तो श्रेणियों का जो महत्व है, श्रेणियों ने सामाजिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण के लिए कार्य किए, कई सारे उन्होंने कार्य किए, समाज को एक ऐसे एकता के बंधन में लाया, सभी एक हैं, और एक तरीके से समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार और सामाजिक सुरक्षा और बहुत सारे कार्य किए, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में, समाज के क्षेत्रों में। आगे हम देखते हैं कला और संस्कृति के क्षेत्र में इसका महत्व क्या है श्रेणी का, तो श्रेणियों ने कला और संस्कृति के विकास में भी कई सारे योगदान दिए, जैसे कि मंदिर वगैरह के निर्माण वगैरह में कई सारे कार्यों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे हम देखते हैं गढ़ क्या है, यहाँ पर कुछ जो गढ़ क्या है इसके देखते हैं। तो अष्टाध्यायी जो है, ये अष्टाध्यायी तथा प्राचीन बौद्ध साहित्य में, यानी कि दोनों जो साहित्य ये है, बौद्ध साहित्य और अष्टाध्यायी पुस्तक, यहाँ पर गढ़ शब्द आया है।
इसे ये जो अष्टाध्यायी ये पाणिनि ने लिखा था, तो इसका जो एक तरीके से प्रयोग संघ के अर्थ में लिया गया है, संघ के अर्थ में किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह शिल्पियों के संगठन के लिए प्रयुक्त किया गया था। तो यहाँ पर भी एक साक्ष्य मिलता है, ठीक है। ये श्रेणी संगठन के निगमन जो होता निगम जो होता है, ये क्या होता है, निगम, ठीक है। तो निगम जो होता है एक तरीके से श्रेणियों में जब बड़ी संस्था होती है, जब श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी बड़ी श्रेणियां सदस्य थी, उसे निगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निगम कहा जाता था, ठीक है। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है सारी चीज़ों से। तो निष्कर्ष क्या है, देखिए, श्रेणी संगठन जो है प्राचीन भारत की एक अनूठी और महत्वपूर्ण विशेषता थी। इन संगठनों ने व्यापार, उत्पादन और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है, ठीक है। इनके एक तरीके से समाज के संगठन में, व्यापार में, सामाजिक जीवन में, विभिन्न पहलुओं में, आर्थिक दृष्टि से सभी में कहीं ना कहीं प्रभाव डाला है अपना। हालांकि समय के साथ साथ ये इनका महत्व कम होता गया और अंततः ये समाप्त हो गया, इसका पतन हो गया। आगे हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर सबसे पहले देखा, पहला टॉपिक जो था श्रेणी संगठन क्या था। श्रेणी संगठन के विषय में हमने सारी बातें बात कर ली। अब हम देखते हैं व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, इसके विषय में देखते हैं, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य इसके विषय में, तो सबसे पहले देखते हैं व्यापार और वाणिज्य जो है दोनों ही व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। व्यावसायिक गतिविधि जो होती है उनसे दोनों जुड़े हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, ये क्या है, एक तरीके से ट्रेड जो होता था प्राचीन काल में, जो ट्रेड होता था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्थल खंडों से, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेड होता था स्थलीय भागों से भी होता था। प्राचीन भारत में कैसे व्यापार होता था, तो स्थल खंड से होता था, हो रहा होगा, या फिर समुद्री मार्गों से होता रहा, ठीक है। तो उसके विषय में डिटेल्स सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्यापार और एक तरीके से हमें वाणिज्य के विषय में डिफरेंस क्या है उसके विषय में पढ़ते हैं। तो व्यापार सबसे पहले देखते हैं क्या है। जब कोई व्यक्ति या कंपनी जो होती है किसी वस्तु को किसी और के बदले बेचती है, तो इसे व्यापार कहते हैं, ठीक है, इसे व्यापार कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए कि जब कोई व्यक्ति, किसी कंपनी किसी वस्तु को किसी और जो चीज़ है उसके बदले में बेचती है, तो इसी को हम बोलते हैं व्यापार, यानी कि ट्रेड। अब देखते हैं व्यापार में सोर्सिंग, विनिर्माण, उत्पादन और विपणन शामिल होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाणिज्य, यानी कि कॉमर्स। ये क्या है, वाणिज्य शब्द का इस्तेमाल व्यापार के साथ नहीं किया जा सकता, बल्कि यह एक तरीके से व्यापार का उपसमूह है। क्या है? उपसमूह है, ठीक है। वाणिज्य में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए किए जाने वाले काम शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ये कोई व्यापार नहीं है इसमें, लेकिन ये चीज़ें सुविधाजनक बनाने के लिए किए जाने वाले कार्य जो शामिल होते हैं उसी को बोलते हैं। वाणिज्य में व्यापार और इससे जुड़े सहायक उपकरण शामिल होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती है। लेकिन उसमें ट्रेड में व्यापार किया जाता है, व्यापार, ठीक है, एक दूसरे का लेन देन किया जाता है। जबकि अब इसमें देखते हैं प्राचीन भारत में व्यापार और वाणिज्य ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया और भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं और चीज़ें प्राचीन भारत के विषय में देखते हैं, कैसे उस समय व्यापार हुआ था, कैसे साक्ष्य कब से शुरू हुआ, तो सारी चीज़ों के विषय। तो प्राचीन भारत में व्यापार 2600 ईसा पूर्व से ही हो रहा था। व्यापार और वाणिज्य के जरिए भारत दुनिया की आर्थिक दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बना, ठीक है। आगे हम देखते हैं व्यापार के लिए सड़क और जलमार्ग का इस्तेमाल किया जाता था। सिंपल सी सारी चीज़ें हम बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली याद हो सके टॉपिक पॉइंट वाइज। भारत के प्रमुख व्यापारिक शहरों जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि से शामिल थे। यहाँ से व्यापारिक शहर के साक्ष्य मिलते हैं, जो यहाँ से ट्रेड होते थे, व्यापार होता था। भारत के व्यापारिक समुदाय को उनकी व्यापारिक कुशलता, संसाधनशीलता और लचीलेपन और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। तो भारत का जो व्यापारिक समुदाय था उसको एक तरीके से कुशलता, संसाधनशीलता और लचीलेपन और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। इस पर लोग विश्वास किया करते थे, भारत की व्यापार पर, ठीक है। भारत के उत्पादों की बेहतरीन गुणवत्ता के कारण वे दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक आकर्षण था। इनके लोग यहाँ से जुड़ाव महसूस करते थे। यहाँ की जो प्रोडक्ट्स देते थे, वहाँ पर जो एक तरीके से व्यापार किया जाता था, उसकी बेस्ट क्वालिटी को देखकर लोग यहाँ से आकर्षक होते थे भारत की व्यापार से। प्राचीन काल में भारत रेशम, कपास, चीनी, कीमती पत्थरों आदि का निर्यात किया करता था। बहुत सारी चीज़ें आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का व्यापार किया करता था, जिससे एक तरीके से आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। भारत जो है पश्चिम में मसालों का निर्यात भी करता था। यानी कि जो आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत में जो यानी कि
मसाले दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा मसाला होता था, तो उनका ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था भारत से विभिन्न देशों में। तो भारत पश्चिम में मसालों का निर्यात भी करता था और मसाला मार्ग के माध्यम से किया जाता था। मसाला मार्ग जो होता है एक समुद्री मार्ग बनाया गया था एक किसी, तो उसी के माध्यम से इसका ट्रेड किया जाता था, व्यापार। ये सभी वस्तुएं अन्य देशों से सोने और चांदी के बदले में निर्यात की जाती थी। सोने और चांदी दो और इसको ले जाओ, मतलब इस तरीके से ट्रेड किया जाता था सोने चांदी के बदले में। ठीक है, प्राचीन भारत में व्यापार मार्ग और व्यापारिक केंद्र जो थे इसके विषय में देखते हैं। तो प्राचीन भारत में व्यापार मार्ग कौन से थे उसके विषय में अब पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्यापार और वाणिज्य के विषय में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है व्यापार मार्ग, व्यापारिक मार्ग जो है और व्यापारिक केंद्र, ट्रेड रूट्स एंड ट्रेड सेंटर्स। ठीक, इसके विषय में देखते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं, फोटो के माध्यम कैसे ट्रेड वगैरह किया जाता है। प्राचीन भारत एक समृद्ध व्यापारिक सभ्यता थी। ठीक है, समृद्ध एक तरीके से जो भारत जो था एक समृद्ध व्यापारिक सभ्यता थी। ऐसा नहीं कि वैसे कोई फर्जी थी। भारत के विभिन्न भागों और दुनिया के अन्य देशों के बीच व्यापार होता था, एक तरीके से बहुत बड़ा नेटवर्क था। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के विभिन्न भागों और दुनिया के अन्य प्रदेशों के बीच व्यापार का एक व्यापक नेटवर्क था। इस व्यापार ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा किया। अब ध्यान से देखिए, व्यापार से क्या होता है, एक दूसरे के पास गए, एक दूसरे की संस्कृति के पास, लोगों के पास गए तो ट्रेड किया, वहाँ के लोगों से संस्कृति यानी कि वहाँ की कुछ चीज़ों जो संस्कृतियाँ विभिन्न हैं उनसे हमने कुछ ना कुछ एक तरीके से आदान प्रदान किया। तो यानी कि एक तरीके से संस्कृतियों के बीच में भी विकास को बढ़ावा को मिला अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए। ठीक है, तो प्राचीन भारत के समृद्ध व्यापारिक सभ्यता थी। भारत के विभिन्न भागों और दुनिया के अन्य देशों के बीच व्यापार का एक व्यापक नेटवर्क था। इस व्यापार ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। आगे हम देखते हैं व्यापार मार्ग यानी कि ट्रेड्स रूट्स के विषय में देखते हैं। प्राचीन भारत में व्यापार मुख्यतः दो मार्गों से किया जाता था। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो होता था समुद्री मार्ग, यानी कि एक यहाँ पर आप देखेंगे एक तो होता था स्थलीय मार्ग और एक होता होगा फिर तो समुद्री मार्ग। तो इन्हीं के माध्यमों से ट्रेड किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप के माध्यम से, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैप है, यहाँ पर स्थल खंडों के माध्यम से कैसे ट्रेड किए जाते हैं यहाँ पर तो देख सकते हो। यहाँ पर मैप में इस माध्यम से यानी कि इस क्षेत्रों से इन इलाकों से ट्रेड किए जाते थे, इन सभी इलाकों से। लेकिन अगर देखा जाए समुद्री इलाकों से तो समुद्री क्षेत्र से इन्हीं यानी कि एक तरीके से अरब की खाड़ी से, अरब सागर यानी कि और बंगाल की खाड़ी से तो या फिर हिंद महासागर, इन्हीं क्षेत्रों से यानी कि ट्रेड किया जाएगा। लेकिन स्थल खंड से तो स्थल खंड से ही ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं स्थलीय मार्ग के विषय में। ठीक है, स्थलीय मार्ग देखते हैं तो उत्तर पथ जो होता है यानी उत्तर पथ जो है ठीक है, यह मार्ग पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम, यहाँ पर देखिए ये है ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पर जो ये वाला जो रूट है यहीं पर इसी मार्ग से ट्रेड किए जाते थे। ठीक है, स्थलीय मार्ग से। तो यह मार्ग उत्तर पश्चिम भारत से मध्य एशिया यानी कि इन इलाकों जहाँ एशिया यानी कि चीन, रूस वगैरह इन सभी क्षेत्रों में व्यापार होता था। यूरोप तक होता था व्यापार। यह रेशम मार्ग का एक हिस्सा था। ठीक है, रेशम मार्ग का एक हिस्सा था। आगे हम देखते हैं दक्षिण पथ। दक्षिण पथ क्या है, यह मार्ग दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस ट्रेड को यहाँ से यहाँ तक, तो इसको कोई जोड़ेगा तो ये भी तो लैंड ही है, एक स्थल खंड है, तो यहाँ से भी आपस में ट्रेड होते थे। ठीक है, तो दक्षिण पथ यह मार्ग दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ता था। आगे हम देखते हैं समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग के विषय में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आप मैप के माध्यम से देख सकते हो, मैप के माध्यम से क्लियर आप देखो। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो स्पाइस यानी कि मसालों का, वाइन्स यानी शराब, गोल्ड वगैरह का, तो यहाँ पर यानी कि क्लॉथ्स वगैरह, इन सभी चीज़ों का एक तरीके से ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था प्राचीन भारत में। तो यहाँ पर देख सकते हो समुद्री मार्गों के माध्यम से किस तरीके से ट्रेड किया जाता था। ठीक है, यूरोप वगैरह विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न देशों तक ये ट्रेड किए जाते थे समुद्री मार्गों के माध्यम। अब देखते हैं अरब सागर जो है, अरब सागर यहाँ पर आप ये वाला जो क्षेत्र है ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर अरब सागर से एक तरीके से जाए तो भारत के पश्चिमी तट से अरब, रोम और पूर्वी अफ्रीका तक समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, रोम, पूर्वी अफ्रीका और अरब हैं, अरब कंट्रीज जो हैं, तो वहाँ पर एक तरीके से व्यापार किया जाता था, समुद्री व्यापार किया जाता था इन समुद्री मार्गों के माध्यम से। आगे देखते हैं बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी इधर है। तो बंगाल की खाड़ी जब इधर है तो भारत के पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि चीन,
आदि, रूस वगैरह, इन क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था, समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत में प्रमुख व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे इसके भी, जैसे कि सिल्क यानी कि रेशम रोड यानी कि मार्ग जो होते थे इससे जुड़े, हिंद महासागर से होकर गुजरने वाला समुद्री मार्ग जो है, लाल सागर के जरिए जो रोमन साम्राज्य से जुड़ा समुद्री मार्ग था, ये चीज़ें आगे देखते हैं। रेशम मार्ग, स्पाइस मार्ग जो होता था यानी कि मसालों वाला, नमक मार्ग, धूप मार्ग, टिन मार्ग और अंबर मार्ग, ये सारे कई सारे व्यापारिक मार्ग, समुद्री मार्ग थे जहाँ पर ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से यहाँ पर ट्रेड किए जाते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्यापार केंद्र यानी व्यापारिक केंद्र, ट्रेड सेंटर्स जो होते हैं, इसके विषय में देखते हैं। तो प्राचीन भारत में कई महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में कुछ प्रमुख व्यापारिक केंद्र जैसे कि तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, उज्जैन, वाराणसी, सूरत, मदुरा, कांची आदि विभिन्न जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे जहाँ से व्यापार किया जाता था, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल खंड थे जो कि पूर्ण रूप से व्यापारिक केंद्र होते थे। सारा व्यापार यहीं से किया जाता था। आगे देखते थे, अब एक एक के विषय में थोड़ा देखते हैं। तक्षशिला यह उत्तर पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र या मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, जो कि आप मौर्य साम्राज्य मतलब कि जब पाटलिपुत्र के विषय में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के विषय में जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके विषय में बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ मिलेंगी। उज्जैन जो है यह एक मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। और ताम्रलिप्ति जो है यह पूर्वी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। और भृगुकुक्ष जो था यह पश्चिमी भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, कक्ष जो अब आजकल भी आपने सुना होगा, वर्तमान समय में भारत में होने वाले वस्तुएं जो हैं, भारत यानी कि एक तरीके से व्यापार में होने वाली जो प्राचीन भारत में व्यापार के जरिए जो होती थी ट्रेड वगैरह, तो व्यापार में होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी उसके विषय में देखते हैं। तो प्राचीन भारत में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो होती थी उनका व्यापार किया जाता था, जिनमें शामिल क्या क्या थी उसके विषय में देखते हैं। मसाले, जैसे मसालों में देखें काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, दालचीनी आदि विभिन्न तरीके की जो भारत में मसाले होते थे उनका व्यापार किया जाता था। वस्त्र देखें तो सूती और रेशम वस्त्र जो थे इनका ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था और एक तरीके से विभिन्न देशों में। ठीक है, कीमती पत्थर जैसे कि हीरे मोती आदि, ये सारी सोना चांदी आदि, इन चीज़ों का ट्रेड किया जाता था। हाथी के दांत जो आपने प्राचीन इतिहास में काफ़ी बार पढ़े होंगे, इनका व्यापार होता था। घोड़ों का व्यापार किया जाता था, दवाइयाँ वगैरह, इन सभी का व्यापार होता था प्राचीन भारत में। आगे हम देखते हैं तो कैसे होता था, यानी कि इनकी जो व्यापारिक केंद्र हैं वहाँ से और व्यापारिक जो मार्ग हैं, समुद्री मार्ग हैं या फिर स्थलीय मार्ग, उन्हीं के माध्यम से इनका व्यापार किया जाता था। आगे हम देखते हैं व्यापार का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसके विषय में। प्राचीन भारत में व्यापार का बहुत ही महत्व था। यह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करता है। जो भारत की एक तरीके से अर्थव्यवस्था है ना, यानी कि प्राचीन भारत में व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करता था। व्यापार के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान होता था। कितना इंपॉर्टेंट था, इनकी जब ट्रेड होता था, ट्रेड तो एक दूसरी संस्कृति को जानने पहचानने समझने का एक जरिया मिलता था, उस संस्कृति से परिचित होते थे, नए विचार आते थे और नए विचारों का विकास होता था। और व्यापार ने भारत को दुनिया के अन्य देशों के साथ जोड़ा है और भारत की संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने की मदद की। व्यापार के माध्यम से ही हमने अपनी संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने की बहुत ज़्यादा मदद मिली है इस व्यापार के माध्यम से। तो एक तरीके से व्यापार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे भारतीय इतिहास के विषय में, भारतीय इतिहास के योगदान में। तो एक तरीके से व्यापार जो है, व्यापार का इंपॉर्टेंस यानी महत्व, तो इस तरीके से हम देखा व्यापार का जो महत्व है उसके विषय में देखा, कैसे हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में कितना महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा, ये सारी चीज़ें हमने महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। तो इस तरीके से हमने इस यूनिट में हमने यूनिट नंबर 8 को हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। यूनिट 8 को हमने कंप्लीट डिस्कस किया। इसमें हमने श्रेणी संगठन के विषय में बात किया, कंप्लीट सारी चीज़ें। उसके बाद हमने व्यापार और वाणिज्य के विषय में देखा, उसके विषय में कंप्लीट अध्ययन किया। और फिर लास्ट टॉपिक जो था व्यापारिक मार्ग, समुद्री मार्ग, व्यापारिक मार्ग जो होते हैं उसके विषय में, और व्यापारिक केंद्र जो थे उसके विषय में हमने डिटेल से इन सभी चीज़ों के विषय में अध्ययन किया। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट नंबर हमने 8 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 8 को कंप्लीट डिस्कस किया और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते थे, आप यानी कि आपके एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का आप इजीली आंसर दे पाएंगे अगर आपने इस यूनिट को कंप्लीट देखा है। ठीक है, तो और फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई, और हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। हम जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए और हम अपनी वीडियोस में क्या सुधार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप कमेंट करना, जरूर कमेंट करना, ताकि उससे हमें हेल्प हो सकेगी आपके थॉट्स को समझने में। आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए तो वो सारी चीज़ें हमें हेल्प होगी आपके, मतलब आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो उसमें एक तरीके से मुझे मदद मिल सकती है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।